अमेरिका भारत का इस्तेमाल करना, ये भारत का इस्तेमाल नहीं कर रहा, भारत का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। भारत को भली बात मालूम है कि हमने कहां तक जाना है। अगर ऐसा नहीं होता तो चीन क्यों आया था अप्रैल 2020 में हमारे लद्दाख में? तो ये कहना कि अमेरिका जानबूझ के भारत के साथ मिल रहा है चीन के अगेंस्ट, ये कतई सच नहीं है। हम इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर चीन का मुकाबला करना है जो एग्रेसिव असर्टिव है, उसके साथ भारत और अमेरिका का मिलना बहुत जरूरी है, इंडो पैसिफिक में भी और वेस्ट एशिया में। जी ठीक है। दिनेश दुबे जी, सीधा रुख मैं आपसे कर लेती हूँ। अब सवाल इस बात को लेकर है कि जो अभी फिलहाल स्थिति बनी हुई है और जो चीन है वो लगातार आग उगल रहा है। अब ऐसे में चीन से निपटने के लिए भारत का सहारा ले रहा है अमेरिका, इस बात को भी कहा गया है। ये भी कहा गया है कि जिस तरह से अमेरिका जो है वो भारत का सहारा तो ले ही रहा है और साथ ही साथ चीन इससे बौखलाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर कि भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो बहुत बेहतर तो नहीं रहे। चीन ने हमेशा से ही कहीं ना कहीं दोगली रणनीति अपनाई है भारत को लेकर और खुलकर भी इसका विरोध किया है। लेकिन अब जब अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकाव भारत का है, भारत की तरफ ज्यादा झुकाव अमेरिका का है, किस तरह से इस बीच अब रिश्ते और आगे चीन से रह सकते हैं? क्या उम्मीद जताई जा सकती है? कैसी अभी रणनीति रहनी चाहिए चीन के लिए? देखिए नेहा जी, बड़ी साफ बात है कि जब हम इन्हीं रिश्तों की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में क्या है। तो नेशनल इंटरेस्ट इज ऑलवेज सुप्रीम। हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे रिश्ते अमेरिका से अच्छे हों। अमेरिका बहुत बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका हमें वक्त जरूरत पर मदद करेगा। तमाम ऐसे आयाम हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम चीन को एंटागोनाइज करना चाहते हो। पहले अमेरिका जरूर पूरी कोशिश रही है कि इंडो पैसिफिक में जो एक पॉलिसी अमेरिका की रही है और जिसके कारण क्वाड का मेंबर इंडिया भी है, इंडिया है, जापान, ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, एक किस्म का एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है इंडिया में अमेरिका को। क्योंकि बेसिकली जो क्वाड है वो तो उसका जो इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव है वो तो प्राइमरली चाइना के अगेंस्ट ही जाता है और इसमें हिंदुस्तान को कायदे से कह सकते हैं कि सीधे कन्फ्रंटेशन में चाइना के खड़ा करता है। लेकिन अगर आप देखें तो जो हमारे ट्रेड रिलेशनशिप है उसमें कोई बड़ा बुनियादी फर्क नहीं आया है। अभी भी अगर आप हांगकांग को मिला लें तो हांगकांग और चाइना को मिला करके लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हिंदुस्तान के हैं। हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 पर है, लेकिन जब केवल चाइना की बात हम करते हैं, हांगकांग को कंबाइन करके हम उससे आगे निकल जाते, चाइना आगे निकल जाता है। और उसमें हम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है या ट्रेड बैलेंस है उसमें इंडिया लूजर है, क्योंकि हम वहाँ एक्सपोर्ट कम करते हैं, वहाँ से इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। सीधे लफ्जों में जो मैं बात करना चाहता हूँ जी, तो बुनियादी तौर पर जो चाइना अमेरिका को जो जरूरत है हिंदुस्तान की वो ये है कि इंडो पैसिफिक एक बड़ा मुद्दा है और दूसरे जो मुद्दे हैं उसमें इकोनॉमिक रिलेशनशिप वो कैसे बिल्डअप हो और हिंदुस्तान कैसे एक बड़ी इकोनॉमी बने जिसमें सारा पोटेंशियल है। क्योंकि वहाँ स्ट्रेटजी से देख रहे हैं कि बाय 2030 इंडिया कहाँ होगा और हिंदुस्तान लार्जेस्ट कंट्री हो चुका है पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन बाय 2030 हम दूसरे तीसरे नंबर की इकोनॉमी हो जाएंगे। जी जी। और उसके साथ साथ जो है सेकेंड नंबर का जो टेक्निकल हैंड्स हैं या स्किल्ड जो टेक्निकल हैंड्स हैं वो हिंदुस्तान उसमें नंबर 1 पे चला जाएगा। तो ये हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको कह सकते हैं
या जिस किस्म से हिंदुस्तान आगे उभर रहा है या बढ़ रहा है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्रेजुएट पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में होंगे जी। तो जो पोटेंशियल है इंडिया का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी सरकार है किसकी सरकार नहीं है, क्योंकि ना तो हमको इससे फर्क पड़ता है कि वहां पर रिपब्लिकन रूल कर रहे हैं या डेमोक्रेट्स रूल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2005 से लेकर के जब न्यूक्लियर डील की शुरुआत हुई थी वो रिपब्लिकन पीरियड था और इंडिया का न्यूक्लियर आइसोलेशन खत्म हुआ 2008 में हमने समझौता किया और 2009 तक और तमाम कंट्रीज ने उसको जो है रेटिफाई भी किया जी। जो न्यूक्लियर पावर्स ने। तो ये तमाम जो चीजें जुड़ी हुई हैं हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में, जिसको हम कह सकते हैं लार्जली बाई पार्टीजन। ट्रम्प के जमाने में भी मोदी जी का उतना ही वेलकम हुआ था। ऐसा तो नहीं कि कोई हमारी समझ से हाउडी मोदी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम था। जी जी। और जो बाइडेन है, जो बाइडेन को मालूम है कि इंडिया को इग्नोर करके या इतने बड़े मुल्क को, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को इग्नोर करके हम आगे नहीं बढ़ सकते, बावजूद इसके कि अभी भी उनके जो ट्रेड रिलेशंस हैं चाइना के साथ, वो अभी भी बहुत अच्छे हैं। रफली $700 बिलियन का उनका ट्रेड है। तो अब इतना बड़ा जो ट्रेड है, बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो इकोनॉमिक दृष्टि से उसको शिफ्ट करना इंडिया को, जैसे अभी बात कर रहे थे मेजर साहब या जनरल साहब, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि सप्लाई चेन और तमाम इश्यूज हैं, लेकिन अभी एक लंबी दूरी तय करना है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि फ्यूचर लाइज विद यूएस इंडिया रिलेशनशिप नाउ। ये बड़ी डिफाइनिंग रिलेशनशिप होगी 21st सेंचुरी की जी। तो एक ढंग से अगर आप देखिए तो डिफेंस का इशू है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हम हैं ही जी। और साथ में अब तो जबरदस्त जो है एजुकेशनल एक्सचेंजेज हो रहे हैं। स्पेस में, कम्युनिकेशन के फील्ड में, इंटेलिजेंस शेयरिंग के फील्ड में, और जो जैसा कि अभी बताया कि किस किस्म से चाइना को निश्चित बुरा लगेगा। चाइना ने तो जब हम न्यूक्लियर डील हमने किया था उसी को विरोध किया था, क्योंकि चाइना ये नहीं चाहता कि हिंदुस्तान अमेरिका के करीब जाए, बिल्कुल, और जिससे कि वो उनकी हेजेमोनी एशिया में बनी रहे। अभी उनको कोई चैलेंजर इंडिया के अलावा चाइना का कोई चैलेंजर है नहीं, लेकिन हमारी रणनीति हमेशा ये रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहीं भी ये चर्चा नहीं की किसी ओपन फोरम से कि हम चाइना के खिलाफ हमको एकजुट होना है। ठीक है दिनेश जी माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवाज साहब, सीधा रुख मैं आपका कर लेती हूँ क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले कई बातें हुई, लेकिन इस बीच अब सवाल इस बात को भी लेकर है कि भारत और अमेरिका अगर मिल जाते हैं तो क्या हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की अकड़ को ढीला किया जा सकता है, और इस बात का भी डर कहीं ना कहीं चीन को सता रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई बात है नेहा, इसमें एनिमीज माई फ्रेंड। और बहुत अच्छी बात एम्बेसडर साहब बता रहे थे कि भाई आपको अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, और आज हमारा नेशनल इंटरेस्ट है कि भारत को अमेरिका की जरूरत है और अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है। और इसलिए ये गठबंधन जो है, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर दोनों देश मिलते हैं तो फिर चीन का मुकाबला ज्यादा अच्छी तरीके कर सकते हैं इंडो पैसिफिक में। जब बात आती ये अब क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ, ये सच्चाई है कि पहले अमेरिका जो था वो हमें हथियार भी नहीं देता था, और दूसरी बात ये 2000 के बाद सारा चेंज हुआ है, ये बाईपार्टिजन अंडरस्टैंडिंग है। अब हमको लेटेस्ट हथियार भी देने लगा है। पहले हम सारे हथियार ज्यादातर रूस से खरीदते थे 70 से 60%, और इसीलिए अब हमने रूस का साथ नहीं छोड़ा है, क्योंकि रूस के साथ भी हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। उसकी वजह यही है कि हमारी अगर चीन के साथ लड़ाई हो जाती है तो हमारे स्पेयर पार्ट और हमारे जो अभी भी वेपन है वो वहां से आते हैं।
तो ये भी सच्चाई है। हमने जब इसके ऊपर सैंक्शन लगने के बावजूद हम वहां से डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल खरीद रहे हैं और उसको फिर हम रिफाइन करके यूरोप में बेच रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हमने जो अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है और अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रूस के साथ भी बरकरार रखी है, वो नेशनल इंटरेस्ट के साथ को मद्देनजर रखते। अमेरिका और भारत का मिलना बहुत जरूरी है इंडो पैसिफिक में, इसीलिए हम क्वाड का हिस्सा है, क्योंकि तभी आप चीन का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि चीन एक एग्रेसिव और असर्टिव होता जा रहा है। अगर आप देखें क्वाड के 3 प्रिंसिपल हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड नेशन। इसका मतलब यह है कि अगर चीन की दादागिरी को आपने रोकना है तो ये 4 देशों का मिलना जरूरी था, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का। और इसी प्रकार से अमेरिका को भी मालूम है अगर कोई देश चीन का मुकाबला कर सकता है साउथ एशिया में, वो भारत है, और इसीलिए वो भारत को काफी मदद कर रहा है। भारत को भी अमेरिका की मदद चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर चीन का मुकाबला करना है, यूं तो हमें पता है लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश लड़ाई तो हमने खुद लड़नी है, मगर वो जो आपको टेक्निकल हेल्प और वेपन की हेल्प जो दी जाएगी वो काबिल तारीफ होगी। रूस और यूक्रेन लड़ाई बताती है आपको कि जो मदद यूक्रेन को अमेरिका ने दी है उसके कारण ही यूक्रेन काफी हद तक रूस के ऊपर एक प्रकार से दबाव डालने में कामयाब रहा है। तो ये सच्चाई है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के जो रिलेशन है वो बढ़ते जाएंगे और वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आज अमेरिका भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने लगा, जो पहले हथियार देता भी नहीं था, आज हथियार भी दे रहा है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी दे रहा है। चाहे वो C-17 ग्रो मास्टर, C-130J हरकुलस है, उसके बाद आपके चिनूक हेलीकॉप्टर है, उसके बाद आपके अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है, M777 अल्ट्रालाइट हाउसर जो उन्होंने दी हमें बेहतर डिफेंस ने बनाई। तो एक बिल्कुल शिफ्ट हो गया है सोचने का विचार कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और मिलकर कार्रवाई करेंगे। और यही नहीं कि जो सप्लाई चेन जो चीन से शिफ्ट हो रही है वो भारत की तरफ आ रही है, ना कि इंडोनेशिया, वियतनाम में। उसके बाद सेमीकंडक्टर भारत के अंदर बनेगा, सेमीकंडक्टर चिप्स यहाँ पर माइक्रोन जो है एक प्रकार से उसकी इंडस्ट्री लगाएगा और यहाँ पर काफी IT इंडस्ट्री भारत के अंदर आएंगी, इंक्लूडिंग आपकी मोबाइल की। तो मुझे लगता है आने वाले समय में भारत एक हब सेंटर बन जाएगा आपका वेपन सिस्टम का और IT का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। भारत आने वाले समय में अगले 3-4 साल में 5th इकोनॉमी से 3rd इकोनॉमी बनेगा, जर्मनी और जापान को छोड़ देगा पीछे, और इसी प्रकार से आज हम 4th लार्जेस्ट मिलिट्री हैं और आने वाले समय में इसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो ये सच्चाई है कि दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है, अमेरिका को भारत की, भारत को अमेरिका की। अगर हमने चीन के साथ मुकाबला करना है, चाहे वो इस लैंड बॉर्डर पे या इंडो पैसिफिक में, हमको मिलके चलना है। तो ये जरूरत वाला हमको मिलके चलना है और हम मिलके चल रहे हैं। लेकिन सर ये पहली बार नहीं है जब हम देख रहे हैं कि चीन बौखला रहा है। इससे पहले जब दोनों देशों के सैनिकों का साथ में युद्धाभ्यास एक ये कह सकते हैं कि एक अभ्यास हो रहा था, उसमें भी हम देख रहे थे कि चीन की बौखलाहट तब भी निकल के सामने आ रही थी। तो ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा। अब चीन की सिर्फ LAC पर ही हम बौखलाहट या फिर यूं कहें कि दादागिरी नहीं देख रहे, इससे पहले अभी LOC पर भी जो पाकिस्तानी सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है वो भी चीन की तरफ से दी जा रही है। यानी कि वो तो भारत को घेरने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। अगर हम अमेरिका की तरफ झुकाव बढ़ाते हैं या अमेरिका हमारी तरफ झुकाव बढ़ाता है तो उससे उसको दिक्कत होने लग जाती है। ये बिल्कुल ये मैं इसमें नेहा यही बताने की कोशिश करूंगा, मगर जो अब बदलाव आया है वो बहुत काबिल तारीफ है। अभी तक ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, जिस प्रकार से जेट एयरलाइन G414 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होकर ज्वाइंट प्रोडक्शन भारत में होगी, ये काबिल तारीफ है। आज तक 4 ही देश हैं जो कि इंजन बना सकते हैं, उसके अंदर फ्रांस, UK, US और रशिया है। चीन भी आज तक अपना इंजन रूस से लेता है। तो ये सच्चाई है, ये बदलाव जो आया है अमेरिका में कि हम को पार्टनर होंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, इससे भारत की काबिलियत और क्षमता में बहुत बदलाव आएगा और भारत एक हब सेंटर बन जाएगा आपका जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। ये इसके कारण भारत की ताकत में फर्क आएगा, भारत की सोच विचार में आएगा, भारत में सप्लाई चेन आएंगी
भारत के अंदर इकोनॉमी का बड़ा फायदा होगा। तो ये बहुत बदलाव आया है नेहा। बिल्कुल, बहुत बदलाव आया है और बहुत बदलाव आने वाले वक्त में आएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।